हम सब बच्चों के लिए, इन कैंडिडेट्स के लिए भारत माता की, भारत माता की। आज कृषि उद्यान एवं समाज कल्याण विभाग के चयनित अभ्यर्थियों के आज इस बहुत ही ऐतिहासिक दिन जो आप सब लोगों के लिए है, नियुक्ति वितरण समारोह, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंच पर आसीन अभी आप लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं उद्यान विभाग के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, सचिव कृषि डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, सचिव समाज कल्याण डॉक्टर नीरज खैरवाल जी, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान श्री रणबीर सिंह जी, सुश्री दीप्ति सिंह जी, निदेशक उद्यान एवं खाद्य, श्री प्रकाश चंद्र जी, अपर सचिव उत्तराखंड शासन, श्री खजान चंद पाठक जी, निदेशक कृषि विभाग एवं सभी हमारे अधिकारीगण और आए हुए सभी अतिथिगण, हमारे पांडे जी समेत सभी यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, और आज जिनके लिए ये समारोह आयोजित किया गया है, ऐसे सभी चयनित हमारे अभ्यर्थीगण जो चयन जिनका हुआ है, आज इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए हैं बड़ी संख्या में और बड़े उत्साह से, और मैं समझता हूं कि लंबे समय से जिसकी आप सबको प्रतीक्षा थी, आज वो प्रतीक्षा आप सबकी पूरी हुई और इस प्रतीक्षा पूरी होने के समारोह पर मैं अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही आज कृषि एवं उद्यान विभाग में वर्ग 2 व वर्ग 3 सहित समाज कल्याण विभाग में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी 614 अभ्यर्थियों और उनके पारिवारिक जनों को और उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन सच में जब अभी उद्घोषिका जी कह रही थी कि ये दिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, और आप सभी के जीवन में आज एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आज से आप सभी उत्तराखंड के कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में जो संकल्प हैं, हमारे राज्य के संकल्प हैं, उन संकल्पों को और कर्तव्यों को आगे बढ़ाने का काम, एक जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर आ रही है, और आपकी मेहनत निष्ठा से न केवल प्रदेश के किसानों को सुख समृद्धि से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, उनको एक रास्ता मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड का कृषि आधारित विकास भी नए आयामों को छुएगा, जिसके बारे में अभी कृषि मंत्री जी ने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात में यहां से कहा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है, और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक पल, एक क्षण रुके बिना अनवरत रूप से हर क्षेत्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ परिणाम निकले। इसी संकल्प के साथ हम अपने किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं हैं। और मैं अभी आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में आने से पहले यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का पैतृक गांव है, उस गांव से आ रहा हूं। तो वहां देख रहे थे हम कि बहुत बड़ा कृषि का क्षेत्र है, लेकिन वहां कृषि नहीं हो रही है।
आज कहीं ना कहीं कुछ जागरूकता की भी कमी हो रही है। कहीं ना कहीं इस दिशा में हमें जो न्यूनता आ रही है उसको विस्तार की ओर ले जाना है, और ये काम आज से ही आपका प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है। सरकार के बारे में चूंकि आप सब लोगों ने अब काम ही करना है, इसी विभाग में काम करना है, तो आप सबको सारी जानकारियां अभी हो जाएंगी, क्योंकि सारी योजनाएं सारे विभागों की द्वारा नीतियां कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं उसके आप सब लोग बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आप सब काम करने वाले हैं। आप मुख्य रूप से उसके कोऑर्डिनेटर होंगे, आप उसके समन्वयक होंगे। आज जहां एक और प्रदेश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही गेहूं की खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस देने के साथ साथ हमने गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। हमारी सरकार द्वारा स्टेट मिलेट मिशन के माध्यम से एक निश्चित एमएसपी पर मिलेट्स को क्रय करके विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को उनके मिलेट्स का सही मूल्य दिया जाना सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खाद्यान्न खेती के साथ ही एक जो महत्वपूर्ण सेक्टर है हमारा सगंध खेती, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम 6 एरोमा वैली विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जिसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18,000 पाली हाउस निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारा राज्य राष्ट्रीय राजधानी के बहुत नजदीक है, एनसीआर के बहुत नजदीक है, और हम अपने यहाँ अगर इन सबको अच्छे फल, अच्छे फूल, अच्छी सब्जियां यहाँ इसका उत्पाद करेंगे तो निश्चित रूप से इसके लिए हमको बहुत आसानी से अच्छा बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें राज्य की तो प्रगति होगी होगी, किसान भाइयों को भी प्रगति करने का एक अच्छा माध्यम प्राप्त हो पाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। यही नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। इसमें हमने सेब और कीवी उत्पादन को व्यापक स्तर पर बढ़ाने के उद्देश्य से एप्पल मिशन और कीवी मिशन भी प्रारंभ किया है। अब मैं ये सब आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि आपको भविष्य में इन सभी योजनाओं पर और इन नीतियों पर कार्य करते हुए प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। एक बात जरूर आज आप लोग अपने स्मरण में रख लीजिए, जो आपके हमेशा ध्यान में रहे, कि अब हम देश के बहुत सारे विभागों में, बहुत सारे कार्यक्रमों में देश के हम अग्रणी राज्यों में हमारा नाम आ रहा है। आपको पता होगा कि इस साल हमारा जो नीति आयोग भारत सरकार की रैंकिंग है, इंडेक्स है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक इंडेक्स पूरे देश का नीति आयोग हर वर्ष बनाता है। उस नीति आयोग की इंडेक्स में उत्तराखंड देश के सभी राज्यों से पहले पायदान पर आया है। इसी प्रकार बेरोजगारी दर में भी हमने 4.4% की कमी लाकर रोजगार देने के मामले में भी हम देश के राज्यों में हम आगे आए हैं, और जो राष्ट्रीय औसत है उस राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ा है, उससे हम आगे निकले हैं।
तो इस कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में जो हमारी अपार संभावनाएं हैं, उनको आपने अपने मन में बैठालकर पहले दिन से इसी संकल्प के साथ काम करना है कि हमको इस क्षेत्र में भी नवाचार करना है, इस क्षेत्र में भी लोगों को प्रेरित करना है और सभी क्षेत्रों की तरह कृषि और उद्यान के क्षेत्र में भी हमको देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होना है, देश के अग्रणी राज्यों में हमको अपना स्थान बनाना है। यह अगर हमारे ध्यान में रहेगा और हमारे पूरे मानस पर अंकित होगा तो निश्चित रूप से आप सबका जो काम करने का जो परफॉर्मेंस है, जो आउटपुट है, वो आउटपुट और अच्छा आएगा। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा परीक्षाओं की तैयारी करते करते कि कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे। तो इसलिए मन में बैठा लेना है कि हमें इस क्षेत्र में भी नंबर 1 पर आना है। इसके साथ ही आज समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भी 16 जो नव चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। समाज कल्याण अधिकारी का जो पद है, जो दायित्व है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो समाज के निर्बल वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, जरूरतमंदों के लिए काम करता है। आप सभी का मुख्य उद्देश्य है समाज में समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जो अवसर हैं, उन रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। इसके अलावा आप सभी को सरकारी योजनाओं और सेवाओं को, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको सरकार की इन नीतियों की, इन कार्यक्रमों की, इन सहायताओं की जरूरत है, उन तक इन सेवाओं को पहुंचाना। भाइयों बहनों, कोई भी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति को रोजगार नहीं देती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का कार्य करती है। पहले उत्तराखंड में आप सबको पता होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोग जो आज चयन जिनका हुआ है आप सबका, तो काफी वर्षों से आप लोग तैयारियां कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा था कि उनके अंदर हताशा, निराशा और लगातार आत्मविश्वास में कमी हो रही थी। केवल उनको ही नहीं जो तैयारी कर रहे थे, जो तैयारी करवाने वाले थे, जिनके आशीर्वाद से हम तैयारी करते हैं, जो अपनी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की कटौती करते हैं। जीवनचर्या में जो होने वाले आवश्यक चीजें हैं, उन पर भी कटौती कर देते हैं, तब जाके हम तैयारी करते हैं। मैं जिनके लिए कह रहा हूं आप सब समझ रहे होंगे, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे अभिभावक हैं, वह भी जो है कहीं ना कहीं तैयारी तो हम करते हैं, लेकिन तैयारी वो भी कर रहे होते हैं। वो भी तैयारी में पूरी तरह से जुटे होते हैं। जैसे हम कभी अस्पताल में जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा, वैसे तो भगवान करे कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन कभी हम अस्पताल में किसी को भी लेकर जाते हैं, अपने परिवार के हों, अपने सगे संबंधी हों, मित्र हों, जिनसे हमारा लगाव हो। अगर वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, किसी बीमारी में होते हैं, तो जो साथ में होता है ना, जितना दर्द उसको मरीज को होता है जो अस्पताल में भर्ती होता है, जितना कष्ट होता है, जो साथ में तीमारदार होता है, देख रेख करने वाला होता है, घर का सदस्य होता है, जैसे जैसे मरीज को कष्ट होता है उतना कष्ट उसको साथ वाले को भी होता है। उसी प्रकार से तैयारी करने का भी है। जो तैयारी करने वाले हैं उनकी सफलता पर एक एक पल की जो है, एक एक पल का जुड़ाव उनके माता पिता का भी होता है। हमारे ये यहाँ पर सुरेंद्र नारायण पांडे जी बैठे हैं, हमारे जो है डॉक्टर नीरज खैरवाल बैठे हैं, रणवीर सिंह जी पीछे बैठे हैं, दीप्ति सिंह बैठी हैं, हमारे जो है प्रकाश चंद्र जी बैठे हैं, खजान जी बैठे हैं। ये सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, और मैं भी तैयारी करता था किसी समय। मैं आपको बताऊं, पढ़ते पढ़ते हम भी कभी MBBS की कोचिंग कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, फिर करते करते जो है ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। और मेरे से मीडिया के लोग कई बार पूछते हैं कि अब तो आप 2 बार चीफ मिनिस्टर हो गए जी, आप ये हो गए, वो हो गए, आप अब आगे क्या बनना चाहोगे? तो
तो मैं उनसे कहता हूं कि मैंने बचपन से, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, मैं जैसे गणेश जोशी खुद सैनिक है, मैं सैनिक का बेटा हूं, तो मैंने कभी भी बचपन से ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। और मैंने अभी मेरे से मीडिया में जब पूछा कि साहब आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा, लेकिन मैंने हमेशा एक बात जरूर सोची कि मैं कुछ न कुछ करूंगा। और आज भी मैं ये सोचता हूं कि हम कुछ बनने के लिए नहीं है, हम कुछ करने के लिए हैं। तो ये सब बातें मैंने इसलिए जोड़ी कि मैंने माता पिता से लेकर तमाम लोग जो हमारी शुभकामनाएं करते हैं, उनका भी आत्मविश्वास कम हो रहा था, क्योंकि नौकरियां जो मिलती थी भाई भतीजावाद से, रिश्वतखोरी से, नकल से, है, अकल वालों को नहीं मिलती थी, नकल वालों को मिलती थी। तो स्वाभाविक है जब रिजल्ट आते थे, क्या हुआ, अच्छा, जब कोई बात नहीं, रिजल्ट जब आते थे तो रिजल्ट देखकर उनके मन में हताशा निराशा होती थी, और उसका परिणाम था कि लगातार उनके मनोबल में कमी हो रही थी। हमने इस चीज को बदला। आज नौकरियां केवल और केवल नकल के आधार पर नहीं मिलती है, पेपर लीक नहीं होता है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता है, कहीं पर क्वेश्चन बैंक आउट नहीं होता है, पेपर लीक की कोई घटना नहीं होती है। अब योग्यता, क्षमता और प्रतिभा और मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। आज ये समय बदल गया है, और हम नकल का सबसे कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून लेकर आए। सैकड़ों की संख्या में जो नकल माफिया थे, उन नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। आप सब जानते हैं कि यहां देहरादून में जब हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, तो अनेक प्रकार के यहां पर आंदोलन चलाने का काम भी हुआ। लोगों ने छात्रों को भी मोहरा बनाने का काम भी, प्रयास भी किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तराखंड के सभी नौजवान युवाओं को, हमारे छात्रों को, हमारे उदयमान भविष्य को, कि जिन्होंने, जो किसी के बहकावे में नहीं आए, और उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि सरकार जो है हमारे लिए सही काम कर रही है, और बड़े बड़े आंदोलन करने की कोशिश करी, तमाम प्रकार की हिंसा करने की कोशिश करी, सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया कि सरकार किसी तरह से इन नकल माफियाओं के दबाव में आ जाए। भाइयों बहनों, हमने कहा कि हम युवाओं के भविष्य के साथ, हमारे प्रदेश के भाई बहनों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमको कितने भी विरोध का सामना क्यों ना करना पड़े। और सैकड़ों नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और जो उनकी मदद करने वाले थे उनको जेल के पीछे भेजा। उसी का परिणाम है कि आज पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, और हजारों योग्य युवाओं को नौकरी मिल रही है। अब मुझे कई सारे माता पिता मिलते हैं जो कहते हैं पहले हमारे बच्चों का एक परीक्षा में भी चयन नहीं हो पा रहा था, और सच बताऊं तो नकल कानून के आने के बाद प्रक्रिया, जो चयन की प्रक्रिया है वो पारदर्शी होने के बाद, अब हमारे भाई बहनों को, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिसका हो सकता है कि दूसरी जगह भी कहीं सिलेक्शन हुआ होगा। कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग होंगे जरूर हैं। अरे क्यों इतना शर्मा के क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? अरे देखिए कितने लोग हैं। और मैं सच में बताऊं तो, वैसे मैं एक दो बार और बता चुका हूं, मैं आज से लगभग 1.5 साल पहले एक दिन अपने गांव में गया था अपनी माताजी से मिलने। तो प्रातःकाल में जब भी वहां होता हूं तो उसके बाद मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी 100, 200, 400, 500 लोग होते हैं वहां मैं उनको एक जगह पर मिलता हूं। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, मैं उनसे मिल के आता हूं। तो मैं उनसे मिलने के लिए एक लाइन से ऐसे जा रहा था, तो एक, मैं जब कक्षा 10 में पढ़ता था
एक हमारे यहाँ पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री है खटीमा में, आप तो अच्छे से जानते हैं डॉक्टर नीरज खैरवाल जी, वो मेरे घर को जाते समय बाएं हाथ में जो फैक्ट्री है आप भी जानती होंगी, लोहिया हेड जाते हुए, हाँ। तो वहाँ उस फैक्ट्री में एक ये जो मजदूरों की यूनियन होती है इंटक, वो मेरे तो मजदूर संघ होता है जो जिस विचारधारा में मैं काम करता हूँ, भारतीय मजदूर संघ, लेकिन वो इंटक की थी। इंटक माने कि वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित। तो उसके एक वहां के इंटक के अध्यक्ष होते थे सर्वेश कुमार पाठक। अब छोटे थे हम तो साइकिल से जाते थे, तो वो उस समय जो है उनके पास एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल होती थी, तो हीरो होंडा से जाते थे। पाठक जी का बड़ा नाम था, मैं तो उनके पास तक भी नहीं जा पाया कभी, तो क्योंकि उनके पीछे सैकड़ों मजदूरों का वो रहता था, रोज अखबारों में नाम छपता था उनका। हम अखबार पढ़ते थे, अखबार पढ़ते पढ़ते वो भी चाय की दुकान में घर के सामने अखबार आता था, और वो अखबार भी जब 50-100 लोग पढ़ लेते थे जोशी जी तब मिलता था हमको। ये कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी हमारी। अखबार उसको मिलता था जो सबसे पहले चाय पीता था वहां। हम चाय पीते नहीं थे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम चाय पिए जाकर वहां। तो लास्ट में हमको 1-2 बजे अखबार मिलता था, 3-4 बजे शाम को हम, लेकिन पूरा अखबार पढ़ते थे, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, पहली लाइन से लेकर जब सोवियत संघ होता था वो, जब उसका पूरा वो चला, वो सारा का सारा अखबार पढ़ते थे। और सच बताऊं तो थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर जो इतना जो थोड़ी समझ जो भी आई है छोटी, तो वो समझ में अखबार से आई उसको पढ़ के। तो मैं उनका नाम देखता था रोज, तो अब मेरे मन में उनका एक हाईली रिगार्ड था। खैर उसके बाद मैं पढ़ने के लिए लखनऊ चला गया, मैं छात्र राजनीति में आ गया, इसमें आ गया, उसमें आ गया। तो बहुत सालों बाद वो मुझे लगता है कि कम से कम 1990-91 में मुझे मिलते थे। उसके बाद अब मुझे जाकर 2023 में मिले वो, 23 के लास्ट में कभी। तो जब मैं एक लाइन से जा रहा था तो वो मुझे दिख गए, तो मैंने कहा अरे भाई साहब आप कैसे आए पाठक जी? तो मैंने कहा कोई काम होगा आपका। मुझे लगा जरूर कि कोई काम के लिए आए होंगे, मुझे हो सकता है काम पड़ता है। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं किसी काम के लिए नहीं आया हूँ आपके पास, आज मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा मैंने तो आपका कोई काम नहीं किया। तो पता नहीं, मैंने कहा इन्होंने मुझे कोई काम नहीं कहा, मेरा स्मरण शक्ति इतनी कमजोर भी नहीं है कि मैं ये याद न रख पाऊँ कि कौन आया था कौन नहीं आया था। तो फिर मैंने पूछा भाई साहब कौन सा काम? अरे बोले भाई आप जो ये नकल का कानून लेकर आए, आपकी भतीजी कई साल से नौकरी की ये तैयारी कर रही थी, इसका चयन नहीं हो रहा था, अब इसका मत्स्य विभाग में ये ऑफिसर बन गई है, इसका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। तो ऐसे अनेक लोग मिलते हैं। अभी मैं पूरे पीसीएस परीक्षा का ये परिणाम निकला, पीसीएस परीक्षा का परिणाम निकलने के बाद मैं पूरे प्रदेश का लगभग दौरा करता रहता हूँ। आप लोग देखते रहते होंगे, सब सोशल मीडिया में देखते हैं, इसमें देखते हैं। कोशिश करता हूँ मैं कभी इस जिले में कभी उस जिले में, क्योंकि यहाँ रुकना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, सच बताऊं तो। ये मेरे लिए मतलब थोड़ा काम ना हो तो मेरे को थोड़ा खराब लगता है कि मैं जो है खाली बैठा रहूं या अंदर बाहर, यहाँ वो मेरी मतलब मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है। मैं आज आप लोगों से कोई मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे जैसे हैं, क्योंकि थोड़े सालों पहले मैं भी विद्यार्थी था और अब आप लोग भी जो है उसी तरह के हो। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी बात आपके सामने करनी चाहिए, तो मैं आज ऐसे बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे ऐसी बात करूंगा। तो आज मैं ये बात आप लोगों से कर रहा हूँ। तो परीक्षा का परिणाम आने के बाद मैं सब जिलों में गया, तो वहां देखा मैंने कि पीसीएस परीक्षा में कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले से 5, 7, 10 लोग उत्तराखंड के न निकले हों। हर एक का चयन उत्तराखंड के रहने वालों का हुआ है। तो एक बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे बताते खुशी होती है कि हमारी सरकार द्वारा अब तक करीब 20,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी अभी तक मिल चुकी हैं। और इसी क्रम में आज आप सबको भी नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। और मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि आप सभी ने अपने जीवन का केवल एक पड़ाव पार किया है, अभी मंजिल तक पहुंचना बाकी है। और ये मत सोचिए कि अब आपका काम
पूरा हो गया, नौकरी मिल गई है। तो इस जो मानसिकता है, इससे थोड़ा हमको बाहर आना होगा। पहले हमको भी ऐसा लगता था कि आज एक काम हमने बहुत अच्छा कर दिया तो हो गया जी, आप 1-2 दिन आराम कर लो। लेकिन सच में मैं बताऊं, देश के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के बनने के बाद देश के अंदर एक नया कल्चर डेवलप हुआ है, और वो कल्चर है वर्क कल्चर। एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर आई है कि हमको हर दिन नया कुछ करना है। एक काम पूरा है तो अगला काम पूरा होना है, तभी तो विकसित भारत बनेगा, तभी तो भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा। तभी तो जो हमारे गणेश जोशी जी कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनके मुख से निकले हुए शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। ये शब्द उनके निकले हैं बाबा केदार के धाम में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो आप सबको भी ये सोचना है कि अब आपका काम शुरू हुआ है आज से। अब काम पूरा नहीं हुआ है। नौकरी मिल जाने से काम पूरा नहीं हो गया कि आपको सेवा मिल गई है। ये सेवा मिल गई, इतने तक बहुत था। और सच में आप अगर पूरे मनोयोग के साथ और हर दिन ये सोचिए कि आराम नहीं करना है, रुकना भी नहीं है, थकना भी नहीं है। हमको उत्तराखंड का और अपने विभाग को हमें श्रेष्ठ विभाग बनाना है। इसके अंदर नई नई हमको जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस लानी है, जिससे हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मॉडल विभाग के रूप में जाने जाएं, मॉडल राज्य के रूप में जाने जाएं। यह आपके स्मरण में रहेगा और पूरे मनोयोग के साथ आप काम करेंगे तो मैं सच कह रहा हूं आपसे कि आपको इतनी आत्मसंतुष्टि होगी। और जब आप इस सेवा को पूरा करके जाएंगे, मैं हमारे जो शासन के बड़े अधिकारी हैं उनकी बैठक में भी हमेशा एक बात कहता हूं कि आप जब ये सेवा पूरी करके जाएंगे तो आपके बच्चे, आपके भतीजे, भांजे या आसपास के लोग कभी आपसे पूछेंगे कि आपने इस विभाग में इतने सालों तक सेवा दी, आपने ऐसा क्या विशिष्ट काम किया, आपने क्या बनाया, आपको किस नाते जाना जाए। तो आपके पास उस समय कहने के लिए जरूर होना चाहिए कि मैंने एक दिन भी रुके बिना, एक दिन भी थके बिना मैंने लगातार प्रयास किया, लगातार मैंने काम किया। हाँ, ये इसके लिए जरूरी है कि देखिए आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी दक्ष होना पड़ेगा। मानसिक रूप से अपने को हर प्रकार से ठीक करना है, क्योंकि आजकल की दुनिया में भौतिकता की चीजें इतनी अधिक हैं कि व्यक्ति को शांति मिलना, उसका मन का कंसंट्रेशन होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मन का कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक जो है हम अपने शरीर का कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर से नहीं चलता है, हमारा शरीर सबसे पहले मन से चलता है। और शरीर के लिए, तन की शांति के लिए, तन की स्वच्छता के लिए, उसकी स्वस्थता के लिए मन का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। इसलिए मानसिक शांति प्राप्त करनी है और अपने को स्वस्थ रखना है, फिट रखना है, अपनी दिनचर्या बनानी है आप लोगों को। मुझे चूंकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये बात भी जरूर आपसे कहनी चाहिए, जो मैं अपने साथ फेस करता हूँ दिन भर में। क्योंकि प्रातःकाल जागरण करने के बाद पूरे दिन भर काम करना होता है। ये लोग तो छुट्टी भी ले सकते हैं, मैं छुट्टी भी नहीं लेता हूँ। अगर छुट्टी ले लूंगा तो हाँ, और बहुत बार तो मैं आपको बताऊं, बहुत बार क्या होता है, जैसे मैं अभी दिल्ली गया था, मैं अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। मैं दिल्ली के चुनाव में था, मैं वहां से लौटकर आया, 3 दिन के लिए यहाँ प्रोग्राम था। तो एक दिन मुझे लगा कि थोड़ा सर में हल्का सा दर्द है मेरे, तो मैं अपना काम करते रहा, काम करते करते रात हो गई, फिर अगला दिन भी आ गया, फिर आ गया। मैं लौट के फिर दिल्ली गया तो एक मेरे मित्र मिले मुझे, बोले वो उस दिन वायरल फीवर चल रहा था, एक व्यक्ति जो आपसे भी मिले थे, मुझसे भी मिले थे। तो मैंने कहा हाँ मिले तो थे। तो बोले वो मैं तो उनका वायरल मैंने अपने पे ले लिया और मैं तो बीमार हो गया है, 4-5 दिन से बीमार हूं मैं। तो मैंने कहा अच्छा यार, लग रहा है आपको तो वायरल हो गया, पता भी चल गया, और मुझे तो पता भी नहीं लगा है, मेरा वायरल अपने आप ही आगे चला गया। तो ऐसे बहुत सारे अवसर आ जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ बातें जो मुझे आप सबसे कहनी थी मैंने कहा।
आपको अपने पैर रखने की अब जगह मिल चुकी है। अब आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का समय आ गया है, अपने को सिद्ध करने का समय आ गया है, परिणाम लाने का समय आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करते हुए प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको एक बार पुनः बहुत हार्दिक बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये स्वर्णिम युग की शुरुआत आप ही के कार्यकाल में हम सबको देखने को मिल रही है। तो एक बार स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट इस भाव के साथ कि ये केवल आपके ही कार्यकाल में आपकी जैसे सोच के व्यक्ति के साथ ही हम सबके जीवन में ये स्वर्णिम युग आया है और अपेक्षा करते हैं कि ये युग सदा ऐसे ही चलता रहे। अब आगे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगी हमारे कोऑर्डिनेटर कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग से सहायक कृषि अधिकारी ग्रुप 3 के पदों पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, कृपया आपके लेफ्ट साइड में जो भी स्टेयर्स बने हैं उनका प्रयोग करते हुए कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग से ग्रुप 3 में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है, आप कृपया मंच की ओर अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन, ये युग इसके बाद मैं निवेदन करूंगी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से। अभी कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्रों का वितरण सबसे पहले श्री मोहित सिंह बोहरा, श्री जगदीश सिंह बोहरा, कृषि विभाग से मोहित सिंह बोहरा। इसके बाद श्री अमन रावत, अंकिता नौटियाल, प्रथम बेलवाल, अंकिता नौटियाल, अंकिता नौटियाल के बाद श्री प्रथम बेलवाल। तालियां बजाकर स्वागत करें। इसके बाद प्रांजल नौटियाल, इसके बाद श्रद्धा तिवारी, इसके बाद श्री त्रिलोक सिंह पाल। तालियां बजाते रहें। त्रिलोक सिंह पाल के बाद ज्योत्सना अधिकारी, प्रखर काला, और देवांशु जोशी। सांकेतिक रूप से कुछ अधिकारीगण को पत्र सौंपे जा रहे हैं। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा उद्यान विभाग से। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से ग्रुप कोऑर्डिनेटर LM रावत जी, हिमानी रावत, आप जनपद पौड़ी गढ़वाल से हैं। श्री शेखर कुमार, जनपद हरिद्वार से हैं। प्रीति भट्ट, जनपद चंपावत से। दीपिका जोशी, हिमानी रावत। कृपया तालियों से आप स्वागत करें। श्री शेखर कुमार, प्रीति भट्ट, जनपद चंपावत से आप हैं। इसके बाद दीपिका जोशी,
आप जनपद अल्मोड़ा से हैं। प्रियंका जायसवाल, आप भी जनपद चंपावत से हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर ग्रुप 2 में चयनित 5 अभ्यर्थियों को। दीपा रौथाड़ जी आगे लेके आइए। सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं मैं ग्रुप 2 में चयनित अभ्यर्थी दीपा, आप जनपद चमोली से हैं। दीपा आप मंच पे आ जाएंगे। प्रज्वल बगड़वाल, आप जनपद अल्मोड़ा से हैं। शंकर चंद, आप जनपद उत्तरकाशी से हैं। इसके बाद हैं नूतन राणा, आप जनपद देहरादून से हैं। इसके बाद आकाश कुमार, आप जनपद रुद्रप्रयाग से हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं समाज कल्याण विभाग के मेरे साथी अधिकारी को। आप सभी का धन्यवाद। समाज कल्याण विभाग से जिन चयनित अभ्यर्थियों की सूची है, श्री सुमित जोशी जी कृपया मंच की ओर आ जाएं। श्री सुमित जोशी जी, श्री मनीष गुसाई जी, आप सभी से अपेक्षा की जोरदार तालियों के साथ आप सभी को ये नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो। श्री मनीष गुसाई जी, इसके बाद श्री अंकित सिंह गुसाई जी, आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। आप सभी को बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शासन की ओर से। जोरदार तालियों के साथ श्री अंकित जी को कुमारी प्रिया जी, आपको नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से। इसके बाद तरन्नुम, आपको नियुक्ति पत्र रिसीव हो रहा है। आप सभी से अपेक्षा की जोरदार तालियों के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं ग्रुप फोटो के लिए। कृपया सेकंड रो को आप खाली कर दें। ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति पत्र अपने अभ्यर्थियों को दे दें।